जब भी हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। पर इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इस स्टडी गाइड में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये इतना बड़ा ऐतिहासिक काम आखिर पूरा कैसे किया। तो जरा इस चुनौती की गहराई को समझिए। एक देश जिसे अभी अभी आज़ादी मिली है और वो अनगिनत जातियों, धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों में बटा हुआ है। अब इन सबके लिए एक कानून, एक संविधान कैसे बनाया जाए जो सबको एक साथ जोड़कर रख सके? यही वो पहाड़ जैसा सवाल था जिसका जवाब उस वक्त के नेताओं को ढूंढना था। इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम पहले उस दौर की चुनौती को देखेंगे, फिर उस खास शख्स को जानेंगे जिन्होंने इसका सामना किया। हम संविधान बनाने की प्रक्रिया, उसके मूल सिद्धांतों और आखिर में उनकी विरासत पर भी नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं पहले खंड से। आज़ादी के ठीक बाद भारत की स्थिति क्या थी? देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक आज़ादी नहीं थी। असली चुनौती तो थी एक बिखरे हुए समाज को एक राष्ट्र के धागे में पिरोने की। मतलब समाज में जाति, धर्म और भाषा को लेकर गहरी खाई थी। इन सभी अलग अलग पहचानों को एक साथ लाने के लिए एक ऐसे दस्तावेज की जरूरत थी जिस पर सब लोग भरोसा कर सकें। ये सिर्फ कानून बनाने का काम नहीं था, ये तो एक राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने जैसा था। और इस ऐतिहासिक काम के लिए इतिहास ने एक शख्स को चुना। हमारे दूसरे खंड का विषय वही है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी सच में बहुत असाधारण है। वो एक ऐसे समुदाय में पैदा हुए जिसे समाज ने सदियों तक दबाया था और अछूत माना। उन्होंने बचपन से ही भेदभाव का जहर झेला और शायद यही अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, जिसने उन्हें एक ऐसे देश का सपना देखने की प्रेरणा दी जहां न्याय और बराबरी सिर्फ किताबों में लिखी बातें ना हों। और उनकी ये एक बात उनकी पूरी सोच को बता देती है। उनका मानना था कि सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पा लेना ही काफ़ी नहीं है। असली आज़ादी तो तब मिलेगी जब समाज के अंदर का अन्याय खत्म होगा। सामाजिक न्याय के बिना देश कभी सही मायनों में एक हो ही नहीं सकता। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर किसी एक भूमिका में बंधे हुए नहीं थे। वो एक बेहतरीन कानून के जानकार थे, एक समाज सुधारक थे जो कभी थके नहीं, एक बहुत प्रभावशाली राजनेता थे और आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। इन सभी भूमिकाओं के अनुभव ने ही उन्हें संविधान बनाने के इस विशाल काम के लिए सबसे काबिल इंसान बनाया। चलिए अब तीसरे खंड पर चलते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट यानी हमारा संविधान आखिर तैयार कैसे हुआ। और इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु थी मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो हुआ ये कि आज़ादी के ठीक 15 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने अपनी सबसे ज़रूरी कमेटी बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। हाँ, ये एक टीम का काम था। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, पर उनके साथ एन गोपालास्वामी अय्यंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे देश के कुछ सबसे तेज कानूनी दिमाग भी थे। इन सब ने मिलकर संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन इस पूरी बहस को दिशा देना और मुश्किल मुद्दों को सुलझाने का मुख्य काम डॉक्टर अंबेडकर का ही था। तो सवाल ये है कि उन्हें यह सम्मान कैसे मिला? वजह थे उनके तर्क। जब वो संविधान सभा में बोलते थे तो उनके पास हर बात का जवाब होता था, पूरी रिसर्च के साथ। उनकी इसी बौद्धिक क्षमता की वजह से सबने उन्हें इस मुश्किल प्रोजेक्ट का लीडर मान लिया। अब हम आते हैं संविधान के सार पर, उसके दिल पर। चौथे खंड में हम उन मूल सिद्धांतों को देखेंगे जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बनाया। उनके लक्ष्य एकदम साफ थे। वो एक ऐसा संविधान चाहते थे जो प्रैक्टिकल हो और वक्त के साथ बदल सके। वो छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाना चाहते थे। वो हर नागरिक को बराबर राजनीतिक हक देना चाहते थे, जिसे उन्होंने कहा, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। और सबसे जरूरी, वो हर किसी के लिए अवसर की समानता पक्की करना चाहते थे। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, एक नंबर है 32। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये भारतीय संविधान के सबसे ताकतवर हिस्सों में से एक का प्रतीक है। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में कहा था कि यह संविधान की आत्मा और इसका हृदय है। जरा सोचिए, जिस दस्तावेज में सैकड़ों अनुच्छेद हों, उसमें से किसी एक को दिल या आत्मा कहना कितनी बड़ी बात है। तो आखिर ये अनुच्छेद 32 है क्या? यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आसान भाषा में समझिए, अगर आपके मौलिक अधिकार अलग अलग दरवाजे हैं तो अनुच्छेद 32 वो चाबी है जो इन दरवाजों को खोलती है।
अगर सरकार आपके किसी भी अधिकार को छीनने की कोशिश करे तो ये अनुच्छेद आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। ये बाकी सारे अधिकारों का, कह सकते हैं, एक बॉडीगार्ड है। और अब आते हैं आखिरी और 5वें खंड पर। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का काम 1950 में संविधान लागू होने के साथ खत्म नहीं हुआ। उन्होंने हमें एक ऐसी विरासत दी है जो आज भी जिंदा है और लगातार विकसित हो रही है। उन्होंने संविधान को कोई पत्थर की लकीर नहीं बनाया। वो जानते थे कि भविष्य में देश बदलेगा, लोगों की ज़रूरतें बदलेंगी। इसीलिए उन्होंने इसमें संशोधन यानी बदलाव करने का तरीका भी शामिल किया, ताकि ये एक जिंदा दस्तावेज बना रहे जो देश के साथ साथ आगे बढ़े। डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। उन्होंने एक मजबूत केंद्र सरकार और नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों के बीच एक कमाल का संतुलन बनाया। वो जानते थे कि देश को एक रखने के लिए एक मजबूत केंद्र जरूरी है, पर साथ ही वो ये भी पक्का करना चाहते थे कि ये मजबूत सरकार किसी भी नागरिक के अधिकारों को कुचल न सके। यही संतुलन हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। तो कुल मिलाकर हमें क्या समझना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी विरासत ये सोच है कि कोई देश सिर्फ जमीन के एक टुकड़े से नहीं बनता। एक राष्ट्र तब बनता है जब उसके हर नागरिक को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलता है। यही वो गोंद है जो भारत जैसे विविधता भरे देश को एक साथ जोड़े रखता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें न्याय और बराबरी हासिल करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली संवैधानिक ढांचा तो दे दिया है, लेकिन आखिर में सवाल हम सब पर आकर रुकता है। आज हम उन संवैधानिक उपकरणों का कितना प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पर सोचना हम सभी की जिम्मेदारी है।